हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, उसकी जेनरेशंस के बारे में हमने समझा। फिर हमने एएलयू का ब्लॉक डायग्राम भी स्टडी किया, जिसमें हमने एएलयू को अच्छी तरह से जाना कि उसके अंदर में एक्यूमुलेटर होते हैं, स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं, टेम्पररी रजिस्टर्स होते हैं, किस तरह से इंटरनल बस उससे कनेक्ट होकर डेटा को फ्लो करते हैं, एएलयू किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्टेंट आउटपुट एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है। तो उसी के आधार पे जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, इसे आज हम समझेंगे। ये जो आप देख पा रहे हो, ये है जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर की फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि एएलयू, टेम्पररी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इंटरनल बस। तो आज हम इसी को स्टडी करेंगे। एड्रेस बस। एड्रेस बस से हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज अ एड्रेस बस? पहले तो बस को समझ लेते हैं। बस एक तरह की मीडियम होता है। मीडियम यानी क्या? जिस तरह से हम कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, समंदर से जाना हो या फिर एयरवेज हो। तो जिस तरह से हम इन वेज का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसी तरह से एड्रेसेस एंड सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए हम बस का यूज करते हैं। सो ये बस दो तरह के होते हैं, एक होता है एड्रेस बस, एक होता है डेटा बस। एड्रेस बस वो जिसमें से एड्रेसेस पास होते हैं, और डेटा बस वो जिसमें से एक्चुअल डेटा पास होता है। तो पहले हम जानते हैं एड्रेस बस के बारे में। एड्रेस बस एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए एड्रेसेस पास किए जाते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में डेटा को फ्लो करना, जो एमपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट से पेरिफेरल डिवाइस में जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस यानी क्या? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। एक एग्जाम्पल से हम जानते हैं कि एड्रेस बस किस तरह से काम करता है। पेरिफेरल्स यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि लेट अस टेक अ प्रिंटर विच इज कनेक्टेड टू अवर कंप्यूटर, और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो एड्रेस बस उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सेंड करेगा वाया एड्रेस सिग्नल टू प्रिंटर। ओके, फिर बाद में प्रिंट उसी एड्रेस की मदद से प्रिंट निकालेगा। सो ये सब चीजें किससे परफॉर्म हुई? एड्रेस बस के जरिए। एड्रेस बस एक 16 बिट एड्रेस लाइन को फॉलो करता है, जो कि होती है A0 से A15 तक, जो कि यूनिडायरेक्शनल होती है, और माइक्रोप्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइस तक ही डेटा को फ्लो किया जाता है। सो इन कंप्यूटर सिस्टम, जब कभी भी ये पेरिफेरल्स होते हैं, ये पेरिफेरल्स हमारे मेमोरी लोकेशन से आइडेंटिफाइड होते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन फॉलोअप होता है एड्रेसेस के जरिए। यानी अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना हो, तो ये डॉक्यूमेंट जब कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे पास होगा, तब उसका एड्रेस पास होगा इस एड्रेस बस के जरिए, जो कि होता है 16 बिट का एड्रेस। एड्रेस लाइंस 2 रेज टू द पावर 16 65536, यानी कि 64K। नेक्स्ट होता है डेटा बस। अब हमें तो पता चल गया कि मेमोरी में एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ पे वो डॉक्यूमेंट रखा गया है जहाँ से हमको प्रिंट निकालनी है प्रिंटर से। तो एक्चुअल डेटा फ्लो करने का काम कौन करता है? डेटा बस। द डेटा बस इज अ ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स यूज टू डेटा फ्लो। दीज लाइन्स आर बाई डायरेक्शनल, यानी या तो हम पेरिफेरल से डेटा मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, या तो मेमोरी का डेटा पेरिफेरल्स यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस में सेंड कर सकते हैं। तो ये जो डेटा फ्लो होता है, ये बोथ डायरेक्शन में फ्लो होता है, एमपीयू एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। द माइक्रोप्रोसेसर हैविंग 8 बिट डेटा बस आर कॉल्ड एज ए 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर। मतलब ऐसे माइक्रोप्रोसेसर जिनको 8 बिट का डेटा बस हो, उन्हें कहा जाता है 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर। अगर आप 16 बिट के माइक्रोप्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो उन्हें 16 बिट का डेटा बस मिलता है। अगर आप 32 बिट के माइक्रोप्रोसेसर की बात कर रहे हैं,
तो उसका डेटा बस होगा 32 बिट का। ठीक है। डेटा एड्रेस रजिस्टर, डेटा एड्रेस रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जो एड्रेसेस को स्टोर करता है। ये 8 बिट का रजिस्टर होता है। या तो हम इसे सेपरेटली यूज कर सकते हैं या तो कंबाइंड यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होगा तो उसका एड्रेस आपको पहले स्टोर करना जरूरी है। तो उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए जिस कंटेनर का हम यूज करते हैं उन्हीं को कहा जाता है एड्रेस रजिस्टर, जो कि होते हैं 8 बिट के। अब अगर हम इन्हें सेपरेटली यूज करते हैं तो वो दो भागों में डिवाइड होते हैं, जैसे कि हायर ऑर्डर बाइट और लोअर ऑर्डर बाइट, जिसे हम कहते हैं एच एंड एल। अगर आप चाहे तो इसे कंबाइनली भी यूज कर सकते हैं एच एल पेयर के साथ में, जो कि हो जाएगा 16 बिट का एड्रेस। डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ रजिस्टर व्हेन दे आर यूज्ड इन अ पेयर 16 बिट एड्रेस कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन दिस रजिस्टर। मैंने अभी बताया आपको कि HL को हम पेयर करके 16 बिट के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जब कभी भी हम इंस्ट्रक्शन को फ्लो करते हैं तो उसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमें जिस रजिस्टर की जरूरत पड़ती है उन्हें कहा जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये 8 बिट के रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। हम जब कभी भी इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तब हमें उन्हें डिकोड करना जरूरी होता है। तो दिस इज द यूनिट टू इंटरप्रेट द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जब कभी भी हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पास करते हैं तब उन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर में मौजूद डेटा को डिकोड करना जरूरी होता है। इट डिटरमाइंस द एग्जैक्ट स्टेप टू बी फॉलोड in executing the entire instruction and directs the control section accordingly. So जब कभी भी डेटा फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो स्टेप बाय स्टेप डिकोड होना जरूरी होता है। ये काम करता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। नेक्स्ट है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जिसमें कि होता है एडर जो अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म करता है और एक होता है शिफ्टर जो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और इन सब का रिजल्टेंट आउटपुट किस में स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। ओके, नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसे हम एज अ ALU का पार्ट भी मानते हैं, जो स्टोर करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के रिजल्ट को। नेक्स्ट है स्टेटस रजिस्टर। जो कुछ भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म होगा उन ऑपरेशन का स्टेटस क्या होगा ये जानने के लिए हमें स्टेटस रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। इसे फ्लैग्स भी कहते हैं। यानी क्या? जैसे कि आप अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो और ALU में वो ऑपरेशन होल्ड हो जाता है किसी कारणवश, या फिर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, तो हम क्या करते हैं? इस स्टेटस रजिस्टर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ प्रिंट निकालनी हो और आपके प्रिंटर में पेजेस नहीं है तो ये स्टेटस रजिस्टर होल्ड जनरेट करेगा, एक फ्लैग जनरेट करेगा जो कि बोलेगा कि आपका ऑपरेशन अभी फिलहाल होल्डिंग स्टेट में है। या फिर कोई भी ऑपरेशन अगर अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म होता है और वो 8 बिट से ज्यादा होता है तो ये स्टेटस रजिस्टर कैरी फ्लैग को सेट करेगा 1 के ऊपर में, और अगर 8 बिट से कम होता है तो उसे सेट करेगा 0 फ्लैग के ऊपर में। सो स्टेटस रजिस्टर एक्चुअली यूज किया जाता है हमारे ऑपरेशंस के स्टेटस को जानने के लिए। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर इज अ 16-bit register. It consists the address of the next instruction to be executed. It can be incremented or reset by the control section. The content of program counter can be modified by transfer instruction. Okay. अब जो कुछ भी ऑपरेशन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में आने वाले हैं या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उनको स्टोर करने का काम कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर। ये एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसके अंदर में एड्रेस होता है आने वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो अ 16-bit register. It consists of address of memory location called stack. Stack is a set of memory location in read-write memory specified by program used for temporary storage. It means that
कि टेम्पररी स्टोरेज के लिए हमें जिस मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है वो रीड राइट मेमोरी सेक्शन में से जो मेमोरी लोकेशन होती है उसी का सेट होता है स्टैक। जिस तरह से प्रोग्राम काउंटर आने वाले इंस्ट्रक्शन यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, उसी तरह से स्टैक पॉइंटर भी एड्रेस स्टोर करता है करंट इंस्ट्रक्शन का, यानी जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं करंट टाइम पे उन्हीं टेम्पररी रजिस्टर्स का एड्रेस स्टैक पॉइंटर होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। दिस सेक्शन रिसीव्स अ सिग्नल फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन डिकोडर to determine the nature of instruction to be executed। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे ये सिग्नल्स को रिसीव करता है या फिर सेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाले हैं उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके ये सिग्नल पास करता है हमारे पूरे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में। इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेटस रजिस्टर is also available for conditional branching. Timing and control signals are sent to all part of microprocessor to coordinate execution of instructions. External control signal are also generated। मतलब जो कुछ भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते समय हम जैसे एक्सटर्नल पेरिफेरल्स का यूज करते हैं, इंटरनल पेरिफेरल्स का यूज करते हैं, तब उन पेरिफेरल्स को एग्जैक्ट सिग्नल्स, कंट्रोलिंग सिग्नल्स भेजने का काम ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट करता है। मीन्स कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, ये सब डिसाइड किया जाता है इस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में, जहां पे आने वाले ऑपरेशंस को जगह मिलती है और हो गए ऑपरेशन के स्टेटस डिसाइड होते हैं। कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट, रीसेट and interrupt request, that is INTR, are control input for generic microprocessor। generic microprocessor के दो कंट्रोल इनपुट होते हैं, एक होता है रीसेट एंड दूसरा होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जिसे हम INTR भी कहते हैं। when reset is activated, all internal operations are suspended and the program counter is cleared, that is it hold 000H। Now the program execution can again begin at memory address। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम में एक एग्जांपल बताया था, वो था प्रिंटर का। जैसे हम कुछ भी डॉक्यूमेंट मेमोरी से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो ऑपरेशन ALU या फिर हम कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में होल्ड रहेगा। अब हम मान लेते हैं कि दो डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो अभी करंट पोजीशन में है और दूसरा डॉक्यूमेंट वो जो आने वाले पोजीशन में है। ओके, जब ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा उसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। अब हमें पता है कि स्टैक पॉइंटर करंट ऑपरेशन के मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करता है और प्रोग्राम काउंटर वो होता है जो आने वाले प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। रीसेट नाम का एक कंट्रोल इनपुट अगर एक्टिवेट हो जाता है तो आने वाले जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो सभी ऑपरेशन सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब हमारा प्रोग्राम काउंटर अब किसी भी मेमोरी लोकेशन को होल्ड नहीं करता है, यानी वो सीधा सीधा 000H पे सेट हो जाएगा। ओके, और उसी तरह से अगर हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट एज अ कंट्रोल इनपुट भेजते हैं माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, तब इस INTR के एक्टिवेट होने के बाद में जो ऑपरेशन है करंट में चल रहा है वो सिंपली क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। कोई भी हम करंट इंस्ट्रक्शन अभी पुट करना चाहते हैं या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो मेमोरी में आके उसे एग्जीक्यूट करना हमारा माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तब माइक्रो प्रोसेसर अगेन उसी होल्ड किए गए पहले वाले ऑपरेशन को स्टार्ट कर देगा। ये है हमारे दो कंट्रोल इनपुट, यानी एक होता है रीसेट और दूसरा होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, बाय एक्टिवेटिंग INTR द माइक्रो प्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड फ्रॉम द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड आस्क टू एग्जीक्यूट सम अदर इंस्ट्रक्शन। जैसे कि
अभी एक प्रिंटिंग ऑपरेशन चल रहा है और मैं उस पर्टिकुलर प्रिंटिंग ऑपरेशन को होल्ड रख के मैं कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर, हम कह सकते हैं कंट्रोल इनपुट आउटपुट, जो ये यूनिट है, वो INTR सिग्नल को एक्टिवेट कर देगा और हमारा माइक्रो प्रोसेसर करंट टाइम पे चल रही ऑपरेशन को होल्ड पे रख देगा. द माइक्रोप्रोसेसर रिज्यूम इट्स ऑपरेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अदर इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज अ सर्विस रूटीन. यानी जब कभी भी आपका अभी दिया हुआ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाता है, उसके बाद में जो हमने होल्ड पे डाला हुआ ऑपरेशन है वो रिज्यूम हो जाएगा और इसी प्रोसेस को हम सर्विस रूटीन भी कहते हैं. द कंट्रोल आउटपुट्स आर राइट, रीड एंड क्लॉक लाइन्स. जो कंट्रोल आउटपुट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने इनपुट्स देखे, उसी तरह से आउटपुट्स भी होते हैं. ये आउटपुट्स होते हैं राइट, रीड एंड क्लॉक. An external crystal is connected between X1 and X2. The clock circuit generates clock signal for an internal use. This signal is also made available at an output on a clock line. This is used to synchronize action in the entire system. इसका मतलब ये है कि क्लॉक सिग्नल जो इंटरनल यूज के लिए भी यूज होता है और आउटपुट के लिए भी यूज होता है उसी क्लॉक लाइन के ऊपर में, और ये यूज्ड होता है हमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने या फिर एक्शंस हम पूरे एंटायर सिस्टम में करने वाले हैं, उनके साथ में हमारे माइक्रो प्रोसेसर के हर ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए इसका यूज होता है. द कंट्रोल सिग्नल रीड enables the input buffer and data on the data line are written in memory or IO location. Read and write active low control signal. तो कंट्रोल सिग्नल के दो प्रकार है, एक है रीड एंड राइट जो कि एक्टिव लो है, और ये रीड और राइट के लिए काम में आते हैं. नेक्स्ट है बस बफर एंड लैचेस. लैच इज अ फ्लिप फ्लॉप. इट इज यूज्ड टू स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अवॉइड unintentional change in the input and control the availability of output. We can use tri-state buffer along with latches. We can write into latch by enabling buffer. So, latch एक फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करता है जो स्टोर करता है वन बिट के इंफॉर्मेशन को. जब कभी भी अनइंटेंशनल चेंजेस होते हैं इनपुट के अंदर में, तब ये लैच अवेलेबिलिटी कंट्रोल करता है आउटपुट पेरिफेरल्स की. तब हम राइट कर सकते हैं लैच के अंदर में बफर को अनेबल करके. नेक्स्ट इज मशीन साइकिल. द क्लॉक सर्किट जनरेट्स अ टू फेज नॉन ओवरलैपिंग क्लॉक सिग्नल्स. Clock signals are divided into T states, that is T1, T2, T3, etc. The collection of T state is called as a machine cycle. The instruction cycle is a collection of machine cycle. Okay? अच्छा, इस तरह से तो आपको समझ में नहीं आया होगा. मैं एक आपको फिगर दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? तो ये जो क्लॉक पल्स होती है हमारे प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में, जब क्लॉक पल्स जनरेट होती है तो वो दो क्लॉक पल्सेस जनरेट करती है, एक 5-1 5-2. ठीक है? ईच क्लॉक पल्स कुछ स्टेट जनरेट करती है और इन स्टेट्स को यहां पे कहा गया है T1, T2, T3. ठीक है? और इन T1, T2, T3 का कॉम्बिनेशन मिला के ही कहा जाता है एक मशीन साइकिल. अब वन मशीन साइकिल इज अ कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टी स्टेट. अब वो कितनी भी हो सकती है, T1, T2, T3, T4, जितनी होनी चाहिए उतनी हो सकती है, और इनका कलेक्शन मिला के ही बनता है एक मशीन साइकिल. अब एक मशीन साइकिल अगर बनी है तो इसी तरह से कई मशीन साइकिल मिलके एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बनाती है. अब इंस्ट्रक्शन यानी क्या? देखिए, इंस्ट्रक्शन वो चीज होती है जिसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं तो उसे कहूंगा एड इंस्ट्रक्शन. अब ये एड इंस्ट्रक्शन 3 मशीन साइकिल में डिवाइड होगी, M1, M2, M3, और हर एक मशीन साइकिल कुछ ना कुछ स्टेट से बनी होगी.
M3 takes 4 t states, M2 takes 3 t states, M3 takes 2 t states. ओके, तो यहां पे आपको वो मशीन साइकिल दिख रही होगी. तो यही है क्लॉक टाइमिंग वेवफॉर्म. नेक्स्ट है ऐड इंस्ट्रक्शन. अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन परफॉर्म करते हैं, सो ऐड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू द कंटेंट ऑफ नेक्स्ट बाइट इन अ मेमोरी. लीव सम इन एक्यूमुलेटर. ड्यूरिंग M1, MPU decodes add instruction. During M2, MPU read next byte, and during M3, add operation is performed. Machine cycle and instruction cycles. ओके, तो देखिए इसी इंस्ट्रक्शन साइकिल को यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया. जैसे कि हमने देखा कि मशीन साइकिल अलग अलग टी स्टेट से बनती है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टी स्टेट कहा जाता है मशीन साइकिल, और मशीन साइकिल के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एक इंस्ट्रक्शन साइकिल. तो अगर हमें एडिशन परफॉर्म करनी है, मशीन साइकिल को मिला के हम बनाएंगे एक इंस्ट्रक्शन साइकिल. यहां पे देखिए M1 के अंदर में 4 टी स्टेट्स है, जैसे कि ऑपकोड फेच किया गया है वो भी एक्यूमुलेटर से. फिर उसके बाद में हमने प्रोग्राम को रीड किया इस M2 के अंदर में. देन हमने T1 और T2 की एडिशन की. देन हमने इस M3 के अंदर में एडिशन परफॉर्म की. तो यही है हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल. तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने देखा ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर, जिसके अंदर में हमने हर एक ब्लॉक को एक्सप्लेन किया. तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा आगे आने वाले कंटेंट के ऊपर में, जो कि है 8085 की पिन डायग्राम्स एंड उसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम. तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए. थैंक यू. गुड लक.